हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 3 जे एक्सप्रेसवे सीरीज का। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो यार पिछले दोनों लेक्चर्स में हमने चार्जेस, उनकी प्रॉपर्टीज और कूलम्ब लॉ डिस्कस कर लिया था। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पहले बात कर लेते हैं। देखो, अभी तक हमने पॉइंट चार्ज के बारे में सारी बात की, बट चार्ज किसी वॉल्यूम पर, किसी लेंथ पर या किसी एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। अगर ऐसा केस होगा तो हम कैसे सारी एनालिसिस करके चलो देखते हैं। तो देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिफरेंट types of charge distribution. तो देखो, चार्ज जो है वो या तो लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। सपोज कोई एक रॉड है इस तरीके की, तो इस रॉड की लेंथ पर इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हो सकता है। या फिर किसी शीट पर, किसी एरिया पर हो सकता है, सर्कुलर एरिया, रेक्टेंगुलर एरिया। सपोज रेक्टेंगुलर एरिया, तो इस तरह से एरिया पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और तीसरा हो सकता है किसी वॉल्यूम पर, सपोज ये सिलेंडर पर, या इसको ये है एक स्फीयर हो गया। ये स्फीयर स्फीयर यानी कि तुम समझ रहे होगे कि 3D में इमेजिन कर लेना। इस स्फीयर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है इस तरीके से। तो यहाँ पर हम चार्ज पर यूनिट लेंथ डिफाइन करते हैं, लैम्डा। चार्ज पर यूनिट लेंथ ये होता है dq/dl। छोटी सी लेंथ के लिए छोटा सा चार्ज, तो dq/dl ये हो गया लैम्डा। यहाँ पर हम चार्ज पर यूनिट एरिया यानी कि सिग्मा डिफाइन करते हैं। चार्ज पर यूनिट एरिया जो हो जाएगा तुम्हारा dq/dA। इसमें एक छोटा सा डिफरेंशियल एरिया के लिए हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पर हम चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम डिफाइन करते हैं, जिसको बोलते हैं रो, हो जाएगा तुम्हारा dq/dV। और अगर ये कांस्टेंट है, अगर लैम्डा कांस्टेंट है पूरे चार्ज उसके लिए, तो लैम्डा अगर कांस्टेंट है तो वो हो जाएगा q/l। सिग्मा अगर कांस्टेंट है तो वो हो जाएगा q/a, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। और अगर रो कांस्टेंट है तो हो जाएगा q/v। तो इस पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा, इसमें समझ में आ जाएगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन नोट कर सकते हो, लिख लो। A thin charged rod is placed along of length L is placed along x-axis as shown in figure। अभी फिगर बना रहे हैं, as shown in figure। तो तुमसे बोल रहा है चार्ज is distributed on it in terms of lambda, where lambda equal to kx square, then find total charge on rod। तो फिगर ऐसा सा है तुम्हारा, ये है तुम्हारी y एक्सेस, ये हो गई तुम्हारी x एक्सेस, और इस पर ही तुम्हारी ये ऐसे रखी है रॉड। और इस पे कुछ प्लस चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये है x = 0, ये है x = l, और लैम्डा = k स्क्वायर ये तुम्हें गिवन है। अब तुम्हें बताना है टोटल चार्ज, Q टोटल कितना होगा। सोल्यूशन इसका करते हैं, है ना। तो देखो, हम यहाँ पर एक छोटा सा लेंथ पे एलिमेंट मान लेते हैं, जैसे तुमने सेंटर ऑफ मास वर्क किया होगा। बाकी अभी तुम देख सकते हो, सपोज यहाँ से कुछ x डिस्टेंस पर हमने एक छोटी सी लेंथ ले ली, जो कि हो गई हमारी dx, ठीक है। इस dx पर अगर हम चार्ज लिखना चाहें, dq चार्ज, जो इस पे छोटा सा चार्ज होगा इस dx एलिमेंट पर, वो हो जाएगा लैम्डा dx, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू इट्स लेंथ। तो लैम्डा हमारा चार्ज पर यूनिट लेंथ था, और ये इनटू इट्स लेंथ। कांस्टेंट होता तो हम टोटल चार्ज बाय लेंथ कर लेते, जैसा हमने ऊपर यहाँ पे पढ़ा था ये वाला, बट ये कांस्टेंट नहीं है, तो हमें लैम्डा dx करना पड़ेगा। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर हमें दी हुई है, वो है kx स्क्वायर, ठीक है।
यहाँ से लिख सकते हो के एक्स स्क्वायर डी एक्स, डी क्यू की वैल्यू जाएगी के एक्स स्क्वायर डी एक्स डी क्यू। तो अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो टी इक्वल टू 0 पर तक तो कोई चार्ज है नहीं, 0 पे 0, ये क्यू हो जाएगा, यहाँ पर 0 से एल हो जाएगा टोटल चार्ज इंटीग्रेट करने के लिए। तो अब ये हमारा बनेगा Q इज इक्वल टू के एक्स क्यूब बाई 3 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दिया, के तो बाहर ही हो जाएगा कांस्टेंट है, और 0 से एल। तो यहाँ से आ जाएगा टोटल चार्ज जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा के एल क्यूब बाई 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं मेरे ख्याल से, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ठीक है, पहले फिगर बना लेते हैं। ये इस तरीके से y एक्सेस है और ये x एक्सेस है, इस पर एक इस तरह से शीट रखी है। ठीक है, इसकी ये लेंथ है l और ये लेंथ है b। ठीक है, और इस पर कुछ ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो अब नोट कर सकते हो क्वेश्चन, देखो इन शोन फिगर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन a rectangular sheet, charge is distributed on a rectangular sheet lying in xy plane and its surface charge density sigma and its surface charge density sigma varies as sigma is equals to a x square y. A is a positive constant. Then find Q total on sheet. तो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको कर लेते हैं। ये कर लोगे तो तुम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले इस तरह के सारे क्वेश्चन कर लोगे। तो शुरू करते हैं, इसको मैं ही बता देता हूँ। तो देखो इसमें हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, ये एरिया पर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, पहले तो एक स्ट्रिप लेंगे, जैसे हमने पिछले लेंथ वाले केस में लिया था। ये यहाँ से हम कुछ x डिस्टेंस पर आकर के एक इस तरीके की dx स्ट्रिप लेंगे। ठीक है, बहुत सही, ये हो गया dx। बट पिछले केस में हमारा काम आसान हो जाता है क्योंकि वो dx में विड्थ नहीं थी, बट यहाँ पर dx की कुछ विड्थ भी है, मतलब y में भी कुछ तुम्हें दिख रही है विड्थ। तो अब उसमें क्या करें, अब इस स्ट्रिप के ऊपर हमें एक छोटा एलिमेंट और लेना पड़ेगा। इस तरीके से इस स्ट्रिप से हम कुछ y डिस्टेंस गए, यहाँ पर हमने इस तरीके का dy एलिमेंट लिया, ये वाला। तो ये जो हमारा छोटा एलिमेंट बनेगा ये बनेगा dx dy। ठीक है, तो पहले हम स्ट्रिप पर टोटल चार्ज निकालेंगे और उस तरह की एक स्ट्रिप, ऐसी ढेर सारी स्ट्रिप्स हैं है ना ये यहाँ पर, तो फिर उसी छोटी छोटी स्ट्रिप्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पूरी शीट का चार्ज मिल जाएगा। तो पहले हमें चार्ज ऑन स्ट्रिप निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चार्ज ऑन स्ट्रिप निकालेंगे ऑफ चार्ज ऑन स्ट्रिप, ये जो dx वाली स्ट्रिप है हमारी, ये ब्लू वाली जो हमने बनाई। ठीक है, इस टोटल स्ट्रिप पर क्या चार्ज निकालेंगे कैसे, तो इससे पहले हमने वो छोटा सा एलिमेंट लिया है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम इस तरीके से dq स्ट्रिप इज इक्वल टू सिग्मा dA। इसको तुम लिख सकते हो सिग्मा हमारा हो जाएगा ax स्क्वायर y और dA हमारा हो जाएगा dx, इस छोटे से स्ट्रिप, इस छोटे से इसका एरिया, ये हो जाएगा dx इंटू dy, dx इंटू dy। ठीक है, तो इसको फिर हम इंटीग्रेट करेंगे, ये dq स्ट्रिप है। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर हमें बेसिकली y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dq स्ट्रिप
इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर डी एक्स, सारी चीजें बाहर आ जाएंगी क्योंकि अभी हम केवल वाई में इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम इस स्ट्रिप पर बात कर रहे हैं ना अभी इस पर। तो हमें यहाँ से यहाँ तक इसे वाई में इंटीग्रेट करना है, यहाँ से यहाँ तक इसे वाई में इंटीग्रेट करना है। फिर जब वो निकल आएगा तो फिर ऐसी स्ट्रिप्स को हम यहाँ से यहाँ तक एक्स में इंटीग्रेट करेंगे। तो वाई में इंटीग्रेट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन वाई डी वाई, ये बचेगा अंदर। और वाई की वैल्यू 0 से वाई हो जाएगी, इतनी देर में चार्ज की वैल्यू 0 से लेकर के क्यू स्ट्रिप हो जाएगी, है ना। तो जो क्यू स्ट्रिप निकल करके आएगा वो तुम्हारा निकल करके आएगा ए एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू में वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा 0 से, सॉरी ये वाई नहीं लेना था, हमें लेना था बी, क्योंकि इसकी विड्थ हमें बी दी हुई है। तो 0 से बी ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू में बी स्क्वायर बाई 2। तो ये आएगा स्ट्रिप पर चार्ज, ठीक है। अब इस क्यू स्ट्रिप को हमने लिख लिया इस तरीके से, ठीक है। तो अगर अब हम इसको इंटीग्रेट कर दें क्यू स्ट्रिप को और x की वैल्यू 0 से लेकर के L के लिए, तो हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो क्यू टोटल जो हमारा बनेगा वो बनेगा, यहाँ से सारे कांस्टेंट बाहर निकालो, ए बी स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, और x की वैल्यू 0 से लेकर के L लेंगे। ये बनेगा ए बी स्क्वायर बाई 2 L क्यूब, सॉरी ए बी स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3, तुम्हारा ये बना है, वैल्यू 0 से L रख देंगे, हमारा बन जाएगा ए बी स्क्वायर L क्यूब बाई 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। ये बनेगा तुम्हारा टोटल चार्ज। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, तो इसको तुम चाहे तो एक बार फिर से ट्राई करना अपने आप से, क्योंकि मेरे ख्याल से एक बार में उस चीज समझ में आया नहीं होगा, बट उसका तुम खुद से समझोगे समझ में आ जाएगा। तो इसमें कुल मिलाकर के बात क्या थी वो एक बार फिर समझ लेते हैं। इस तरीके से रेक्टेंगल पर तुम्हारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था, तो पहले हम x पर जाकर के एक ऐसी स्ट्रिप लेंगे dx लेंथ, ठीक है। और इस स्ट्रिप का पहले हमें चार्ज निकालना पड़ेगा, फिर उस स्ट्रिप को हमें पूरे में इंटीग्रेट करना। इस स्ट्रिप का चार्ज निकालने में हम क्या करेंगे, यहाँ पे y लेंथ पर जाएंगे और एक dy लेंथ का एलिमेंट लेंगे स्ट्रिप के। तो हमें इस एलिमेंट का चार्ज पहले निकालना पड़ेगा। अगर हम वो निकाल लेते हैं तो उसके बाद हम उसको इंटीग्रेट करके इस पूरी स्ट्रिप का इस तरीके से चार्ज निकाल लेंगे। और जब इस स्ट्रिप का चार्ज निकल जाएगा तो ऐसी ऐसी स्ट्रिप को इंटीग्रेट करके हम यहाँ से ऐसे पूरा शीट का चार्ज निकाल लेंगे। तो आई होप तुम्हें ये चीज क्लियर हो गई होगी, और नहीं हुई तो एक बार फिर से क्वेश्चन करके देखना, तो वहां से तुम्हें क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन नोट डाउन कर लो यार। अगला क्वेश्चन है spherical volume charge distribution, volume charge distribution is given by rho equal to, ये चार्ज डेंसिटी है तुम्हारी, rho नॉट 1 माइनस आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर फॉर आर लेस देन इक्वल टू ए एंड रो इक्वल टू 0 फॉर आर ग्रेटर देन ए। आर इज distance from center of sphere and rho naught is a positive constant, ठीक है। तो तुमसे बोल रहा है फाइंड टोटल चार्ज इन द रीजन। तो तुम ट्राई कर सकते हो वैसे, मैं बताता हूँ। जैसे पहला वाला हमारा लेंथ पर था, वो दूसरा एरिया पे था, ये वॉल्यूम पर है, ठीक है। तो ये कहना ये चाह रहा है कि इस तरीके का स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और ये हो गया स्फीयर, इसका तुम्हारा ये हो गया सेंटर। अब ये कह रहा है ये इसका रेडियस जहां तक a है, यहाँ तक तो चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है इस फंक्शन के हिसाब से, और a के आगे यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। ये है रेडियस, a के बाद यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। इतने तक इस तरीके से कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है जो कि इस फंक्शन से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है।
तो फिर वही है कि हमें छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ से एक काम करते हैं, एलिमेंट लेने के लिए यहाँ से हम r डिस्टेंस पर जाकर के एक dr इसका हॉलो स्फीयर इसमें हम एलिमेंट लेंगे। हॉलो स्फीयर क्यों लिया, ये वैसे मैं सेंटर ऑफ मास तुमने पढ़ा होगा अगर तुमने 11th में रखी है, और नहीं पढ़ी है तो तुम्हें वहां पे बताया गया होगा, बाकी इसको तुम ऐसे समझ सकते हो। इस तरीके से हम हॉलो स्फीयर लेते हैं, ठीक है, और इसकी थिकनेस होगी फिर कुछ इस तरीके का हॉलो स्फीयर, इसकी कुछ थिकनेस है, उस थिकनेस को हमने बोल दिया dr। ये स्फीयर है, थोड़ा सा ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है, इस तरीके से। तो अब अगर हम इस छोटे से एलिमेंट पर चार्ज लिखना चाहें dq, ये हो जाएगा हमारा रो dv, रो इनटू इट्स वॉल्यूम। तो तुम लिखोगे रो की वैल्यू क्या थी यहाँ से, रो नॉट 1 माइनस आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, रो नॉट इंटू में 1 माइनस आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू dv क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये पूरा सरफेस एरिया इस सर्कुलर इसका तुम्हारा सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, उसको फिर हमने dr लेंथ के लिए आगे बढ़ाया, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर dm। तो ये समझ में आया कैसे किया, जो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो उस पूरे एरिया को हमने dr थिकनेस आगे बढ़ाया, तो 4 पाई आर स्क्वायर dr तुम्हारा उसका वॉल्यूम हो जाएगा, और ये तुम्हारा रो तो दिया ही हुआ है। अब इसके बाद कुछ नहीं, इसका इंटीग्रेशन बचता है, आगे बढ़ते हैं, हो जाएगा रो नॉट, और इसके बाद यहाँ से जो जो कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं ना, पहले उनको निकाल लेते हैं। तो 4 पाई रो नॉट इतना बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बचेगा तुम्हारा यहाँ से ये आर स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आर स्क्वायर माइनस इस आर स्क्वायर को आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आर बाई आर की पावर 4 बाई ए स्क्वायर, ठीक है, डी आर। ये होगा तुम्हारा डी क्यू की वैल्यू। इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ से तुम क्या क्या वैल्यू रखोगे, आर की वैल्यू 0 से लेकर के ए रहेगी, ठीक है, ठीक है। जो क्यू टोटल निकल करके आएगा वो जाएगा 4 पाई रो नॉट इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर की पावर 4 बाई ए स्क्वायर डी आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 पाई रो नॉट इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर से यहाँ से लिमिट लगा देंगे 0 से ए, आर स्क्वायर डी आर 0 से ए प्लस इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ आर की पावर 4 बाई ए स्क्वायर डी आर 0 से यहाँ से लिखोगे 4 पाई रो नॉट आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे ब्रैकेट लगा आर स्क्वायर का तुम्हारा इंटीग्रेशन हो जाएगा आर क्यूब बाई 3 और इसकी वैल्यू वही 0 से ए तक माइनस हो जाएगा आर की पावर 4 का इंटीग्रेशन आर की पावर 5 बाई 5 ए स्क्वायर और इसमें भी वैल्यू रखोगे तुम 0 से ए इस तरीके से। तो ये तुम्हारा बनेगा 4 पाई रो नॉट इंटू में ए क्यूब बाई 3 माइनस ए की पावर 5 बाई 5 ए स्क्वायर, यहाँ से ये 3 बचेगा, ए क्यूब बचेगा, ये बन जाएगा तुम्हारा 4 पाई रो नॉट 3 और 5 का एलसीएम 15 हो गया, ये हो जाएगा 5a क्यूब माइनस ये हो जाएगा 3a क्यूब, तो ये बनेगा 4 पाई रो नॉट इंटू में 2a क्यूब बाई 15, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा 8 पाई रो नॉट a क्यूब बाय 15, ये होगा तुम्हारा क्यू टोटल जो हमें निकालना था। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हो गया होगा और इसमें कोई प्रॉब्लम तुम्हें आगे नहीं होगी। बाकी इसके कुछ क्वेश्चंस तुम अपने आप से अब अटेम्प्ट कर लेना, बाकी ये कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से समझा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा कूलम्स लॉ। In case of distributed charge system, ठीक है।
तो अब हम इसमें क्या करना चाह रहे हैं, कूलम्ब लॉ इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम। तो अभी तक हमने कूलम्ब लॉ एक पॉइंट चार्ज या पॉइंट लाइक चार्ज के लिए डिफाइन किया था कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से हम किसी भी दूसरे चार्ज पर फोर्स किस तरीके से लिख रहे हैं, ये हमने अभी तक डिफाइन किया था। बट अब सपोज जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा, एक लाइन पर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा, हमने एरिया पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा, हमने वॉल्यूम पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा, तो उन के केसेस में भी हम जो है अपना कूलम्ब लॉ कैसे डिफाइन करने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं। तो देखो एग्जाम्पल के लिए सपोज हमारे पास एक ये रॉड है, एक मिनट, सपोज ये एक रॉड है इस तरीके की, और इस पे इस तरीके से लेंथ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, इसकी थिकनेस नहीं है, ठीक है, बस ये रॉड है, और इस पर टोटल चार्ज है तुम्हारा Q नॉट और इसकी लेंथ है L, ठीक है, ये टोटल चार्ज है इसका, जो कि लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो लिख सकते हो चार्ज इज यूनिफॉर्मली distributed on the length of the rod, ठीक है। अब तुमसे बोल क्या रहा है कि सपोज यहां से इस पॉइंट से r डिस्टेंस पर ये एक चार्ज रखा है, इस चार्ज की वैल्यू है Q प्लस Q1, ठीक है, ये चार्ज है। तो इस चार्ज पर तुम्हें इस रॉड की वजह से फोर्स लिखना है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, F bar on Q due to line charge, ये कितना होगा। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, वही जैसे हमने एलिमेंट लिया था ना, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस चार्ज से यहाँ से हमें फोर्स निकालनी है, ठीक है। चलो आगे नया बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की थी हमारी रॉड, यहाँ से r डिस्टेंस पर था ये Q चार्ज, और इस पर इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था कुछ पॉजिटिव, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने इस डायरेक्शन को मान लिया पॉजिटिव, ठीक है, उल्टा लेफ्ट साइड को पॉजिटिव माना है, और ऐसे में हम यहाँ से कुछ इस जगह से इस पॉइंट से x डिस्टेंस चले, यहाँ पर हमने रॉड पर एक एलिमेंट लिया dx, ठीक है, वही एलिमेंट ही लेना है पूरे टाइम पर जब भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का बात है। अब ये dx जो एलिमेंट है इसकी थिकनेस एकदम जीरो है, तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो अब पहली बात, तो इस dx पर ये जो चार्ज होगा ये कैसे निकालोगे तुम, ठीक है, पहले तो इस पर चार्ज लिख लेते हैं। यहाँ पर जो dq चार्ज होगा वो होगा चार्ज पर यूनिट लैम्डा dx, लैम्डा क्या होगा, टोटल चार्ज हमारा था यहाँ पर Q नॉट और ये L, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो लैम्डा Q नॉट बाई L हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो Q नॉट बाई L इंटू dx, ये हो जाएगा तुम्हारा dq। अब इस dq की वजह से इस Q पर फोर्स लिखूंगा अगर, है ना, तो उस फोर्स को मैं नाम दे देता हूँ dF। यहाँ पे लिख सकते हो फोर्स ऑन Q ड्यू टू dq, छोटे एलिमेंट की वजह से, तो वो हो जाएगा कूलम्ब लॉ से लिखें अगर हम K Q1 Q2 बाई r² होता है, तो Q1 हमारा हो जाएगा ये dq, और Q हमारा हो जाएगा Q बाय r², r हमारा कितना है, यहाँ से डिस्टेंस x है, x², और इसके बाद डायरेक्शन तो तुम्हारी तुम समझ ही लोगे कि इस तरफ है r कैप, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो डायरेक्शन मैंने लिख रहा, अभी मैं केवल df का मॉड लिख लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे dq की वैल्यू रख लो, kq dq बाई x², और dq की वैल्यू में इसमें अगर रखूँ तो हो जाएगा Q नॉट बाई L dx, ये हो जाएगा df। तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर दें टोटल फोर्स के लिए, तो x को हम लिमिट कहाँ से देंगे, x की लिमिट होगी हमारी यहाँ से लेकर के, देखो x शुरू कहाँ से हो रहा है, x शुरू हो रहा है यहाँ से और यहाँ तक, तो ये है r, x इक्वल टू r, और ये है x इक्वल टू r प्लस l, क्योंकि टोटल लेंथ L है इस रॉड की, हमने ऊपर से लिख दिया, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिमिट क्या देंगे, r से लेकर के r प्लस l, ठीक है। तो अब यहाँ से लिख सकते हो f इक्वल टू, इसमें से कांस्टेंट बाहर निकाल लो, k Q नॉट
बाई एल इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर आर से आर प्लस एल के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ से निकल कर क्या आएगा, के क्यू नॉट बाय एल और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स की पावर -1 बाय एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स की पावर -2 है, -2 का इंटीग्रेशन करोगे एक्स की पावर -1 अपॉन -1 यानी कि -1 बाय एक्स, तो यही बनेगा। ये तुम कर सकते हो अपने आप, ठीक है, ये बनेगा। और इसमें हमें वैल्यू रखनी है आर से आर प्लस एल। तो ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको के क्यू नॉट बाई एल इंटीग्रेशन में -1 अपॉन आर प्लस एल -1 अपॉन आर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा बनेगा के क्यू नॉट बाय एल इंटू में 1 बाय आर -1 बाय आर प्लस एल। तो यहाँ से बनेगा के क्यू नॉट बाय एल इंटू में आर इंटू आर प्लस एल, एलसीएम ले लेंगे, तो ये बनेगा आर प्लस एल माइनस आर, इस तरीके से। तो ये आर से आर कट जाएगा, हमें मिलेगा के क्यू नॉट एल अपॉन एल इंटू में आर प्लस एल, ये एल से एल कट जाएगा, तो हमें यहाँ से फाइनली मिलेगा के क्यू नॉट अपॉन आर इंटू में आर प्लस एल। ये हो जाएगा टोटल एफ, फोर्स के मैग्नीट्यूड वैल्यू है, ठीक है। और डायरेक्शन तो तुम्हें पता ही है कि क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो ये रिपेल करेंगे चीज डायरेक्शन। तो इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम के डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम के इससे लिख सकते हैं फोर्स, ठीक है। तो ये रॉड पर डिस्ट्रीब्यूट था, तो इसमें इतना ही है और कुछ खास नहीं है। अब एक चीज और बचती है, देखो हमने जब कूलम्स लॉ डिफाइन किया था, आप नोट करके लिख सकते हो, हमने कूलम्स लॉ डिफाइन किया था, तो हमने एक कंडीशन बोली थी कि ये जो हम फोर्स लिख रहे हैं उसके लिए दोनों चार्जेस हमारे वैक्यूम में होने चाहिए या फिर एयर में होने चाहिए। बट सपोज ये वैक्यूम या एयर में नहीं है और किसी और मीडियम में, सपोज वाटर में या ग्लास में, तो देख सकते हो अगर किसी और मीडियम में, इन होमोजेनियस जो मीडियम होगा हमारा, होमोजेनियस डाई इलेक्ट्रिक आइसोट्रोपिक मीडियम फोर्स ऑन Q2, अगर हम ऐसे एक चार्ज ले रहे हैं Q1, एक चार्ज ले रहे हैं Q2 और ये दोनों है इस तरीके किसी मीडियम में, इसका डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है तुम्हें K दिया हुआ है, तो इस पर अगर तुम फोर्स लिखना चाहते हो तो वो हो जाएगी तुम्हारी F0 बाई K। और F0 क्या है यहाँ पर, F0 फोर्स इफ both charges were in air, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब जो फोर्स एयर में आती उससे तुम डायरेक्ट्रिक जो भी मीडियम लिया उस मीडियम के डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करते हो। ये डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम यहाँ पे नीचे लिख सकते हो, ये जो है तुम्हारा वो है डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। तो एयर में जो फोर्स तुमने जैसे पहले पढ़ रखा है कूलम लॉ, उससे निकालोगे और उससे फिर तुम जो है उसको डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दोगे, तो तुम्हें उस मीडियम में फोर्स मिल जाएगी दूसरे चार्ज पर पहले चार्ज के से। तो आई होप तुम्हें यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुमसे आने वाली कोई भी वीडियो मिस आउट ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडीइंग। बाय।